इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जीएस पेपर 2 2022 का। जिन पॉइंट्स पर बेसिकली बात करेंगे, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि क्या पेपर इजी था या टफ था। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखो तो ये रिलेटिवली इजी पेपर है, डुएबल पेपर है। आपको पता है क्वेश्चंस क्या हैं, आप एटलीस्ट क्वेश्चंस कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, हम ये देखेंगे बुक्स आप क्या रेफ़र करोगे मेंस के लिए। क्या लक्ष्मीकांत मेंस के लिए एक अच्छी बुक है? आंसर इज़ अ बिग नो। ये बुक प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी है, आप 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स रेफ़र कर सकते हो। बट मेंस के लिए जब हर साल आप देखोगे केस लॉज या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनकी बात करता है, वो लक्ष्मीकांत से कवर नहीं होते। 1% 2% से ज़्यादा आपको रेफ़र करनी चाहिए पीएम बख्शी, उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। प्लस सोर्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आए हैं, इजी क्वेश्चन है तो कहाँ से हैं, टफ हैं तो कहाँ से हैं, इन फ्यूचर आप क्या करोगे, एंड जो आपकी प्रिपरेशन की अप्रोच होनी चाहिए वो। प्लस सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 16 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस या तो डायरेक्टली या फिर मॉडिफाइड हैं, तो इस लेक्चर को देख लो, फिर आप उस चीज़ के बारे में कहना कि एम आई राइट और रॉन्ग। सबसे पहले एक क्विक इंट्रो इस पेपर के बारे में जैसे बताऊं आपको। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम 2015 में दिवाली के क्रैकर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल 21। वहाँ से ये डिबेट थी। ऑलमोस्ट सिमिलर डायमेंशंस हैं जो 2015 में क्वेश्चन पूछा था, बस चेंज ये है उस टाइम पे स्पेसिफिक उन्होंने एक बात कर दी थी कि दिवाली के क्रैकर्स को लेकर, बट अल्टीमेटली 70 to 80% आंसर इस क्वेश्चन का सेम ही रहने वाला है। दूसरा, राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी, ये फ्रीली अवेलेबल हैं बट नॉट एब्सोल्यूट। राइट, ये 2005 का क्वेश्चन है, डिट्टो सिमिलर क्वेश्चन है, 2005 में ये पूछा हुआ है। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, इसने गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट चेंज किया है। तो आप अगर लोकल बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखना, जो मैंने आपको यहाँ पर ये एक फ्री क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड कराई हुई है फ्री रिसोर्सेज में, ये वाली पीडीएफ यहाँ पर आप जाके देखना, यहाँ आपको मिलेगा। उसमें आप टॉपिक देखना, रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ लोकल बॉडीज़। कितनी बार सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ। अभी हम वापस आएंगे इस क्वेश्चन पर। देन जो अगला क्वेश्चन है, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ, आज तक वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन इलेक्शन का ही पूछा है कि कैसे इनका इलेक्शन होता है। एक बार इम्पीचमेंट पे भी पूछा, इस बार फर्स्ट टाइम रोल पर क्वेश्चन पूछ दिया, बट ये तो लक्ष्मीकांत से भी कवर होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन, रोल ऑफ एनसीबीसी इन वेक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 338A(b) पर पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये बेसिकली जब एनसीबीसी बना उसके बाद से, पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। तो बेसिकली आपको उन्हीं रोल्स के बारे में बात करनी है जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बाद बनी। राइट, ऐसा ही अब रिसेंटली आप देखोगे एक क्वेश्चन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के ऊपर पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उस पर हम अभी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन गति शक्ति योजना के बारे में है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये पीपीपी के बारे में पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। और ये जो स्कीम है गति शक्ति योजना, इसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को सब्ज्यूम किया था। बेसिकली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्लान है ये, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप इंफ्रा पर पीपीपी देखो तो 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा। एक बार तो आपका डायरेक्टली इंफ्रा में पीपीपी के बारे में पूछा है, एक बार कहा जो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के प्रोजेक्ट हैं उनमें पीपीपी कैसे वैलिड है, प्लस एक बार एयरपोर्ट के लिए पूछ लिया। तो ये अभी हम बात करेंगे। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इस बार इन्होंने पूछा कि सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। राइट, संवेदनशीलता के बिना ये अधूरा है। 2016 या 17 में इसी एक्ट पर क्वेश्चन पूछा था। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर तो सिमिलर ही रहने वाला है ना। देन अगले क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, डीबीटी, 2 बार डीबीटी पर क्वेश्चन पूछा। एक बार पूछा था इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफ़र के बारे में, वो पूछा था 2013 में। एक बार पूछा है डीबीटी डायरेक्टली 2015। तो इस बार उसी के कुछ और डायमेंशंस पूछ दिए, हालांकि आंसर के पॉइंट सेम रहने वाले हैं। देन इंडिया इज़ ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, ये वही श्रीलंका है जिसको हम रामायण में जाके जीत लाए थे, लेकिन अभी भी इश्यूज़ हैं, चाइना वहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। 2 बार क्वेश्चन पूछा है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के ऊपर, रीसेंट रिलेशन के ऊपर पूछा था। तो वो क्वेश्चन आप देखो लिटरली रिपीटेड है, पिछले कुछ महीनों की जो घटनाक्रम थे उससे अगर आप असेस कर पाओ तो डेफिनेटली एक बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 10, बिमस्टेक एंड सार्क। तो इस पर क्वेश्चन है, ये लगातार एक डिबेट का इशू रहता है करंट अफेयर्स में।
बिमस्टेक पर क्वेश्चन कई बार पूछा है, एक बार तो बिमस्टेक वर्सेस साफ्टा पूछा है जो कि एक सार्क का ही ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो अगर आप पहले का क्वेश्चन ऑब्जर्व करो तो इनके इकोनॉमिक रिलेशन पर पूछा है दोनों में, और दोनों ही टॉपिक पर कई बार शॉर्ट नोट पूछा है। बिमस्टेक पर 2 बार पूछा है, सार्क पर तो कितने ही बार पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हो तो लिटरली आपके पास बहुत ही सिमिलर पॉइंट्स रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स जब किया जाता है तो रोपा ROPA में क्या प्रोसीजर है कि अगर डिस्प्यूट आ गया इलेक्शन में तो आप कैसे डिसाइड करोगे, किस बेस पर वो इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है वॉइड, एंड वो पार्टी क्या कर सकती है ऐसे केसेस में। तो रोपा ये लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछने बनते हैं इस टॉपिक से। पहले डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, इस बार डिस्प्यूट से रिलेटेड पूछ लिया, तो इसको मैं डायरेक्ट रिपीटेड नहीं कहूँगा, ठीक है। अभी 10 क्वेश्चन के बाद पहला क्वेश्चन है जो डायरेक्ट रिपीटेड नहीं है, लेकिन थीम आप देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है। पहले डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर पूछता था, अब डिस्प्यूट्स के ऊपर, तो बहुत डिफरेंट भी नहीं है। और जो करंट अफेयर्स को अगर आप लेके चलो तो यही टॉपिक लगातार न्यूज़ में चल भी रहा है। तो ये टॉपिक अगर आप पहले वाला डिस्क्वालिफिकेशन करके गए हो तो डिस्प्यूट्स करना बनता है, कर ही ले जाओगे आप। देन लेजिस्लेटिव पावर बाई गवर्नर एंड रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ये तो एक लाइन या एक पैराग्राफ लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। बिहार में क्या हुआ था आपको केस पता होगा, लेकिन देखो गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पहली बार पूछा है, बट प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। कई बार पूछा है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, कैसे यूज़ करता है, कब लेजिस्लेटिव पावर यूज़ करता है प्रेसिडेंट। तो ठीक है, इस बार गवर्नर के लिए पूछ लिया, कौन सा बड़ा मतलब बहुत बड़ा तीर मार दिया। स्टेट और सेंटर को तो मैं आपसे कहता ही हूँ कि जब पॉलिटी पढ़ो तो एक साथ पढ़ो। देन अगला क्वेश्चन, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज सेंट्रलाइजेशन चाहती हैं, रीजनल पार्टीज स्टेट ऑटोनॉमी चाहती हैं। स्टेट ऑटोनॉमी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा है कि यूनियन की जो यूनियन के फेवर में पावर्स टिल्टेड हैं, स्टेट के फेवर में पावर्स कम है। फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, एंड ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से पूछे हुए हैं। देन अगला क्वेश्चन जो आप प्रीवियस ईयर से हाफ कर पाओगे, पूरा नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको फ्रांस का नहीं भी आता तो एटलीस्ट आप 7.5 मार्क्स का तो अटेम्प्ट कर दोगे। फ्रांस हालांकि न्यूज़ में था, बट आई डोंट थिंक कि आपने पढ़ा होगा, या पढ़ना भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में है, फ्रांस से कॉन्स्टिट्यूशन हम कंपेयर भी करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि जनरली आप पढ़ते हो। ठीक है, इस हाफ क्वेश्चन को मान लेते हैं, आप नहीं कर पाओगे। देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हर साल करंट अफेयर्स में आता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। रिसेंटली इलेक्टोरल रिफॉर्म पर 2017 में क्वेश्चन पूछा, फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन पर क्वेश्चन पूछा, फिर ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म एंड इलेक्शन कमीशन के रोल, ये जो क्वेश्चन है, अलग अलग डायमेंशन जो जिस साल न्यूज़ में रहता है वो तो आप पढ़ के जाओगे ही ना, होगा, राइट। देन अगला क्वेश्चन, बिसाइड्स दी वेलफेयर स्कीम। क्वेश्चन देखना, बहुत सारे लोग ना ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर लिखा है, लेकिन ना इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें हैं। ये कहता है कि बिसाइड्स द वेलफेयर स्कीम, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इनको कंट्रोल करना है, इनका मैनेजमेंट करना है। तो क्वेश्चन में 3 डायमेंशन है। अब वेलफेयर स्कीम डायरेक्ट टॉपिक है सिलेबस में, वेलफेयर स्कीम से इनकी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी है, क्यों नहीं है, इनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज़ हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा है। इन्फ्लेशन पर, इन्फ्लेशन का क्या रोल है पॉवर्टी पे, ये तो डायरेक्टली पूछा है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है पॉवर्टी पर, प्लस रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है पॉवर्टी पर, या वल्नरेबल सेक्शंस पर, ये भी डायरेक्टली पूछा है। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन नंबर 16 में, तीनों ही आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 17 जो प्रीवियस ईयर से नहीं होगा, ये टॉपिक भी हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो। सिलेबस में ना एक टॉपिक लिखा हुआ है डेवलपमेंट एजेंसीज, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस, वहाँ पर एक टर्म NGO SHG इन सब टॉपिक्स के बाद डोनर एजेंसीज लिखी हुई हैं, चैरिटी ग्रुप्स, डोनर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जिनसे अब तक ऐसे टॉपिक से जिनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, एटलीस्ट टॉपिक के बारे में कुछ तो पढ़ ले जाओ। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने आंसर राइटिंग की है चाहे प्रीवियस ईयर के थ्रू या रैंडम क्वेश्चंस के थ्रू भी, तो भी कुछ ना कुछ आप लिख ले जाओगे। क्योंकि बेसिकली क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करता है कि किसी ने अब दान ही दे दिया तो अब लोग क्यों पार्टिसिपेट करें डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो ये टॉपिक कहाँ है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। देन RTE, आज तक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था इस टॉपिक से, पूछना बनता था कई सालों से, लेकिन एजुकेशन के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। एजुकेशन रिफॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं,
अभी रिसेंटली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे क्वेश्चन पूछे हैं। तो अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि जो आरटीई के प्रोविज़न है, जो इंसेंटिव बेस्ड प्रोविज़न है, वो इनएडिक्वेट रह जाते हैं विदाउट जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट स्कूलिंग, कि स्कूल क्यों जाना चाहिए। तो आप कितने भी इंसेंटिव दे लो, चाहे मिड डे मील दे लो फ्री में, या फिर फेल मत करो, कई सारी चीज़ें, तो वो सब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहते। तो ये ऐसा एक टॉपिक तो ज़रूर है जो आप प्रीवियस ईयर से सॉल्व कर सकते हो, बट एक नया क्वेश्चन है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन आपके लिए अनअटेम्प्टेबल होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 19, बहुत सारे लोगों ने कहा I2U2 ये हम क्या करें। पिछले साल का क्वेश्चन याद करो जब AUKUS पूछा था, उस टाइम पे तो इसकी फुल फॉर्म भी नहीं थी, इस बार तो इन्होंने फुल फॉर्म दे दी एटलीस्ट, राइट। उससे पहले क्वाड पूछा था। तो आप एक पैटर्न देखो इंटरनेशनल रिलेशन में, जब जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है वो पूछ ले रहे हैं। इस साल I2U2 न्यूज़ में था, पिछले साल ऑकस न्यूज़ में था, उससे पहले क्वाड न्यूज़ में था। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप प्रीवियस ईयर करो तो हो जाएगा। इंडिया इसराइल के ऊपर अलग से क्वेश्चंस पूछे हैं, इंडिया USA के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछे हैं, इंडिया UAE पर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को देखो कि आपके पास 4 कंट्रीज़ हैं, तो I2U2 एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, तो इंडिया की पोजीशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो क्या जब हम IR पढ़ते हैं, जब हम ग्लोबल ग्रुपिंग पढ़ते हैं, क्या सबके फंक्शन सिमिलर नहीं होते हैं। आप ज़रा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना, 2-4 फंक्शन छोड़ के 10 में से मैक्सिमम 4 to 5 चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बट 5 to 6 चीज़ें सिमिलर होती हैं। देन क्लीन एनर्जी, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। अब ये कह लो क्लीन एनर्जी कैसे है, GS1 में इससे क्वेश्चन पूछे, GS2 में क्वेश्चन पूछे, GS3 में क्वेश्चन पूछे, ग्रीन एनर्जी पर क्वेश्चन पूछे। क्लीन एनर्जी बेसिकली क्या है, पहले कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था कोल और पेट्रोलियम, इस पर कितने क्वेश्चन पूछे, फिर नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे। ये बेसिकली क्लीन एनर्जी का सेगमेंट यहाँ आता है। अल्टरनेटिव फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आप अगर ये पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक ठाक कर ले जाओ, पॉलिटी में, गवर्नेंस में, वेलफेयर स्कीम में बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन मुझे जो अनअटेम्प्टेबल दिख रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नॉलेज से, या फिर इनफैक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की नॉलेज से, वो है फ्रांस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राइट। तो थोड़ा सा हम इनमें क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और 2015 का ये क्वेश्चन देखना। डज द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इंटेल लीगल रेगुलेशन ऑफ ऑन बर्निंग क्रैकर्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ये तो ठीक है, ये पार्ट 1 था। डिस्कस दिस क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वहाँ भी जजमेंट की बात की थी, वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात की थी इन्वायरमेंट की, और यहाँ भी केस लॉज की बात की है। अगर आपने वो क्वेश्चन तैयार किया तो भी आपके पास आंसर है, कई सारे पॉइंट्स हैं, नहीं तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन आपने देखा तो आपके पास एक डायरेक्शन ज़रूर है कि आपको पढ़ना कैसे है, ये चीज़ तो श्योर है। देन दूसरा क्वेश्चन 2005 का क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो वो था, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ इंडियंस थ्रू आउट द कंट्री। तो ये लिमिटेशन की बात कर दी। एक साल का और कोई क्वेश्चन है जहाँ राइट टू मूवमेंट की ही बात की गई है। तो 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इससे पूछ लिए, एंड ये टॉपिक सीधे सीधे आपका एग्ज़ाम में करने लायक हो जाता है। देन अगर मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल बॉडीज़ इस टॉपिक से क्वेश्चंस बताऊं तो 1981 का जो क्वेश्चन था वो था कि पंचायती राज जो बनाया गया उसका प्रेजेंट पोजीशन क्या था, परफॉर्मेंस बता दो। ये 1981 का क्वेश्चन था। देन 1983 में क्वेश्चन क्या था कि किस एम के साथ में पंचायती राज सिस्टम क्रिएट किया गया था, क्या वो एम फुलफिल हुए, राइट। तो अब वही क्वेश्चन है कि टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज़ द डिसेंट्रलाइजेशन चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप। 83 का क्वेश्चन क्या है, क्या वो एम फुलफिल हुए हैं। इस बार क्या पूछ रहा है कि क्या वो हुआ है। उसके बाद 2005 का क्वेश्चन, उसमें पूछता है क्या पंचायती राज सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन रियल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी में कन्वर्ट हुआ है। देन 2017 का क्वेश्चन कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस नहीं बना है। तो 2017 का क्वेश्चन हो गया ये। देन इनफैक्ट पंचायत पति वाला जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन, उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि पंचायत में या लोकल लेवल पर वुमेन के लिए तो आपने सीट रिजर्व कर दी, बट वो तो पैट्रियार्की के आगे सक्सेसफुली नहीं है। देन इसके बाद 2020 में भी क्वेश्चन पूछा था कि लोकल इंस्टीट्यूट की जो फंक्शनिंग है, फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड,
इसकी बात की थी फंक्शनैलिटी के विज़ावी। तो उसमें चैलेंजेस क्या थे, तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चन करके गए तो आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन आपके लिए अनअटेम्प्टेबल है। देन अगला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इलेक्शन पे पूछा है, रोल पढ़ लेना, इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है। देन एनसीबीसी, जो मैंने पीवाईक्यू वाला पीडीएफ अपलोड किया उसमें आप देखना, ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसमें एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू, एनसीबीसी, इनके बारे में क्वेश्चंस हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस का नेचर देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सबके रोल की बात कर रहा है, चाहे वो एनएचआरसी के रोल की बात कर रहा हो, चाहे वो नेशनल कमीशन ऑन वुमेन की बात कर रहा हो। तो इसमें ऐसा कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आ जाएगा कि देखो स्टैट्यूटरी बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने पे क्या चेंजेस होते हैं वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर एग्जांपल एनसीएससी के क्या रोल्स है, क्या राइट्स हैं। ठीक है, किसी को भी समन कर सकते हैं, कोई भी अपील कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बना सकते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे हैं एनसीबीसी पर, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बाद एक क्वेश्चन आना बनता था, तो अब पूछ लिया है। इनफैक्ट जब इस पर क्वेश्चन पूछना था तब उन्होंने पूछा था नेशनल कमीशन ऑन वुमेन पर 2020 पर। ठीक है, फिर जब इस टॉपिक पे क्वेश्चन आना बनता था तब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ह्यूमन राइट कमीशन पर कि वो फेल हो गए हैं अगेंस्ट द माइटी एंड पावरफुल। तो ये टॉपिक अभी भी रेलेवेंट था, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए डेफिनेटली 100% इसका आप आंसर कर ले जाओगे। देन गति शक्ति योजना 2013 का क्वेश्चन था, इन्वेस्टमेंट मॉडल से रिलेटेड, GS3 में मैंने उसमें लिखा हुआ है। 2013 का क्वेश्चन ये कहता है कि PPP का एडोप्शन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज़ नॉट बीन फ्री ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इस मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स बता दो, राइट। यहाँ क्या कह रहा है कि ये योजना एक कोऑर्डिनेशन चाहती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, एक्सप्लेन हाउ PPP अरेंजमेंट इन लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट कैन ट्रांसफर अनसस्टेनेबल लाइबिलिटीज टू फ्यूचर। ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन था कि डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट इन इंडिया ये PPP मॉडल से कैसे हो सकता है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या रोल है इसमें गवर्नमेंट का, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन को अगर आप कर लो, PPP के बेनिफिट आप बता देना, वो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे आराम से। गति शक्ति क्या है, ये वही है जो अभी न्यूज़ में थी, तो ऐसा तो है नहीं आपको पता नहीं होगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो बनी थी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले इनफैक्ट, उसको सब्ज्यूम कर लिया था इस स्कीम में। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जांपल आपको बस से जाना है, फिर रेल से जाना है, फिर हवाई जहाज से जाना है, रेल रोड प्लस वाटर, तो मल्टी मॉडल हो गया। तो प्राइमरीली ये प्लानिंग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो ये हो गया। देन राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, अगर आप ये क्वेश्चन देखो 2016 का क्वेश्चन है, डज द राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इंश्योर इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ वल्नरेबल। उस साल ये पूछा था, इस साल क्या पूछा, सेंसिटाइजेशन पे, बहुत जनरल सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको एक्ट के कुछ प्रोविज़न आने चाहिए, आप लिख दोगे तो एक बहुत अच्छा आंसर लिख लो, अदरवाइज में आप बहुत ही जनरल आंसर लिख के आओगे। ठीक है, गवर्नमेंट फंक्शनरी सिटीजन क्या करें इन प्रोविज़न का जब तक सेंसिटाइजेशन नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 8 DBT पर 2013 में क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफ़र के ऊपर, बट 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस तरह से जो प्राइस सब्सिडी है अगर उसको हम रिप्लेस कर दें DBT से तो इट विल चेंज द सिनेरियो ऑफ सब्सिडीज़ इन इंडिया, राइट। तो वही सिनेरियो चेंज करने की बात यहाँ भी हो रही कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप है लेकिन लिमिटेशन भी है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है कि सिनेरियो कैसे चेंज कर देगा तो ये भी बता दोगे कि अच्छा स्टेप है लेकिन लिमिटेशन है, वही वहाँ लिखना है, वही यहाँ लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एक एज ओल्ड फ्रेंड है श्रीलंका का। 2000 में क्वेश्चन पूछा था 15 मार्क्स का, डिस्कस इंडिया श्रीलंकन रिलेशंस इन रिसेंट ईयर्स। तो ये भी रिसेंट ईयर की बात कर रहा है, तो 2000 का आंसर तो आप लिख नहीं दोगे, इसी साल का आंसर लिखोगे। देन 2013 में क्वेश्चन पूछा था इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशंस डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। ये उतना डायरेक्ट नहीं है बट 2000 वाला क्वेश्चन तो बहुत ही डायरेक्ट है। बिमस्टेक और सार्क की हम बात कर चुके हैं, ये साफ्टा के साथ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन था 2011 का, ये बात की थी कंपेयर टू साफ्टा द बिमस्टेक FTA सीम्स टू बी मोर प्रॉमिसिंग। ये क्वेश्चन है 2011 का, इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना था। इस साल क्या बोला, देखो सार्क माइनस पाकिस्तान ये एक इशू चल रहा था, ये फेल हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन, ये इशू चल रहा है लगातार, इस पर क्वेश्चंस भी पूछे UPSC ने।
तो ये टॉपिक और ये टॉपिक, इन दोनों का कंपैरिजन बनता है, हर साल होता है, हर कोचिंग करती है, हर करंट अफेयर्स करते हैं, आप भी करते हो, तो इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है। क्या ये पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ है, बता दो। उसका रिप्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या बनना चाह रहा है, वो बता दो। देन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ क्या है, वो बता दो। एंड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव कैसे रियलाइज़ होते हैं दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाने में। तो फॉरेन पॉलिसी से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। लाइक इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल को एकोमोडेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन कैसे इसको मैनेज करता है, ये 2000 का क्वेश्चन है। देन 2009 का क्वेश्चन है इंडिया का सॉफ्ट एंड हार्ड पावर, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी हार्ड डिप्लोमेसी की बात की जाती है, वो फॉरेन पॉलिसी में क्या रोल प्ले करता है, 2009 का क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट मौसम एक यूनिक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव था, ये बात 2015 में की है। देन क्वाड से भी जो क्वेश्चन पूछा था वो कहीं ना कहीं एक फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा था। तो ये क्वेश्चन भी जो थर्ड पार्ट है आप कर ले जाओगे। देन अगला क्वेश्चन जो डिस्प्यूट है इलेक्शन के टाइम पर, तो 2019 का क्वेश्चन था ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द रोपा 1951, ऑल्सो मेंशन द रेमेडीज फॉर सच पर्सन अगेंस्ट द डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पर क्या पूछा, क्या रेमेडी अवेलेबल है, यहाँ बोला कि क्या प्रोसीजर है डिस्प्यूट को डिसाइड करने का, राइट। सिमिलर क्वेश्चन है, और क्या ग्राउंड्स हैं, तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक टेल क्वेश्चन है जिसको आप साथ में ही करोगे, डिट्टो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। देन लेजिस्लेटिव पावर बाय गवर्नर, ऑर्डिनेंस के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंसेस की जो लिमिटेशंस हैं प्रेसिडेंट पर, इस पर क्वेश्चन पूछा है। 86 में क्वेश्चन पूछा था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अगली बार 2001 में क्वेश्चन पूछा है नेचर ऑफ ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड सेफगार्ड क्या है ताकि मिसयूज़ ना हो। यहाँ पर क्या है, ये मिसयूज़ की ही बात की हुई है। तो ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही स्टैंडर्ड केस स्टडी है जो लक्ष्मीकांत ने भी अपनी बुक में दी हुई है। हालांकि ऐसे जो भी केस लॉज हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इन सब के लिए आपको पीएम बख्शी रेफ़र करनी चाहिए। सिनॉप्सिस के हमारे कोर्सेज में पीएम बख्शी मिला के ही पढ़ाया, तो पढ़ो इस वजह से। एंड 2015 में जो क्वेश्चन पूछा था कि रिसॉर्टिंग टू ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस रूट अपनाते हैं उससे क्या होता है कि स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन वो वायलेट हो जाती है। तो उस बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या थे उनको डिस्कस कर दो, राइट। इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में। बस इस बार क्या है, पार्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है। पहले जैसे क्वेश्चन पूछता था कि एग्जामिन वेदर द ग्रांट ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी टू स्टेट्स वुड बी अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ऐसा क्वेश्चन पूछा था 1991 में। फिर इसके बाद 2000 में क्वेश्चन पूछा कि एग्जामिन द डिमांड फॉर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे स्मूथ फंक्शनिंग पर। सिमिलर क्वेश्चन डिमांड फॉर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी एंड इम्पैक्ट ऑन स्मूथ फंक्शनिंग, ये 2008 में भी पूछा है। वही सारी चीज़ें प्लस स्टेट ऑटोनॉमी और जो न्यू स्टेट के क्रिएशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, लाइक उत्तराखंड को अलग स्टेट क्यों बनाया, यूपी और बिहार से अलग स्टेट कैसे बने, क्यों बने, प्लस रीजनलिज्म के ऊपर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे। तो अगर आप वो सारे टॉपिक्स पढ़ के जाते हो एंड ये वाला स्टेट ऑटोनॉमी के जो क्वेश्चन ये कर ले जाते हो, आंसर आप कर ले जाओगे। बस पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ एग्जांपल दे देना कि जैसे रीजनल पार्टीज़ हैं, पहले एक पार्टी हुआ करती थी मेजर नेशनल लेवल पर, फिर बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ बनी, उनके अपने इश्यूज़ थे, राइट। उन इश्यूज़ को आप स्टेट ऑटोनॉमी के थ्रू अपनाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा इशू है कि अगर आपको एजुकेशन पर पैसा खर्च करना है तो यूपी में आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे, सेंटर अगर खर्च करना चाह रहा तो स्टेट कम पैसा खर्च करेगा, लेकिन केरला में सेंटर बहुत कम पैसा खर्च करे तो भी चलेगा। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। देन प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, सर्च कर लेना प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैल्यू ऑफ वोट्स के ऊपर पूछा है, प्रोसीजर पूछा है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं, सब पूछा है। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया रिसेंटली की साइमल्टेनियस इलेक्शन, ईवीएम, ये सब क्वेश्चंस पूछे हैं। देन जो वेलफेयर स्कीम वाले क्वेश्चन ये देख लेते हैं। 1983 में क्वेश्चन पूछा था इन्फ्लेशन वाला, इन्फ्लेशन हैज़ बीन अ मेजर एंड परसिस्टेंट कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी इन इंडिया। ठीक है, इस बार भी पॉवर्टी या फिर अंडर प्रिविलेज सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात की है।
देन वेलफेयर स्कीम से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा था, ये पूछा है 2019 में ही। परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शन, ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि इनका इम्प्लीमेंटेशन, अवेयरनेस, ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं। यहाँ भी क्या मैनेजमेंट की बात की है, वेलफेयर स्कीम, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे अनगिनत क्वेश्चंस पूछे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जाके देखो, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन, डोनर एजेंसीज। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं ये कहूँगा प्रीवियस ईयर अगर आपने किए हैं या स्टैंडर्ड रिसोर्स से कुछ भी पढ़ा है डोनर एजेंसी के बारे में तो आप ये लिख लोगे। अदरवाइज मेरे एक सजेशन यही है, सिलेबस में जाओ और उसमें सर्च करो कि डोनर एजेंसी GS2 में कहाँ लिखा है एंड उससे रिलेटेड टॉपिक्स देखो एंड उनको पढ़ो, उनके ऊपर एटलीस्ट एक एक पेज के नोट्स बनाओ। डोनर एजेंसी का जो टॉपिक है GS2 में मिलेगा आपको, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ NGO SHG वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ये लिखा हुआ है तो वो आपको पढ़ना है। सिलेबस से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया, फर्स्ट टाइम पूछा तो एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखोगे कि UPSC ने जिन टॉपिक से आज तक 0 ही क्वेश्चन पूछे, मतलब नहीं पूछे हैं, उन टॉपिक से तो क्वेश्चन करने बनते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18 आप कर लोगे। I2U2 का हमने डिस्कशन कर लिया। क्लीन एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, इनकी भी हमने कुछ डिस्कशन कर लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि GS2 में देखो लक्ष्मीकांत तो सफिशिएंट नहीं है, आप चाहे कितने भी बड़े फ़ैन क्यों ना हो, इस बाइबल को रीडिफाइन करने की नीड है। ये बाइबल ज़रूर है बट प्रीलिम्स के लिए उसमें भी जो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें वो मिसिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिखी है एंड उस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ही मिसिंग है। तो इसका एक सॉल्यूशन यहाँ है कि लक्ष्मीकांत प्लस PM बख्शी की समरी यहाँ दी हुई है, या पढ़ना, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। उसका अपडेटेड वर्जन आप देख लेना, यहाँ अवेलेबल है, नहीं तो इसी लिंक पर मैं अपडेट कर दूँगा, आप चेक कर लेना, राइट। फ्री रिसोर्सेज में भी हम अपडेट कर देंगे जो क्लासरूम मटेरियल है, तो वो आप फॉलो करो, फ्री बुक है लक्ष्मीकांत और PM बख्शी दोनों। तो जो ये क्वेश्चन पूछे ना, केस लॉज, जितने भी केस लॉज हैं सब उसमें दिए हैं। PM बख्शी बेसिकली बुक ही कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, फिर उसमें नीचे केस लॉ लिखे हुए हैं। तो मेहता केस मिले, बहुत सारे केसेस मिलेंगे उसमें आपको एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 में, 100+ केसेस इन आर्टिकल 21 में दिए हैं, जिसमें से जो भी रेलेवेंट दिखे वो हमने उठा के उसमें क्लब कर दिया। इस वे में आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। प्लस एक मेरी बहुत क्लियर एडवाइस है, IR करने के लिए आप रिसेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखो क्या न्यूज़ में है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो GS3 के लगते हैं लेकिन GS2 में पूछ लेते हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो। एक चीज़ ज़रूर है, GS2 इज़ नॉट इक्वल टू पॉलिटी। अगर आप क्वेश्चन देखो पॉलिटी से 9+1 क्वेश्चन है, बेसिकली 10 क्वेश्चन है, बट उनमें से एक क्वेश्चन आप गवर्नेंस पे ले सकते हो। 10 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, 6 क्वेश्चन गवर्नेंस से हैं। अगर आप रोपा वाले क्वेश्चन को इसमें लेते हो तो गवर्नेंस से 7 क्वेश्चन हैं एंड 4 क्वेश्चन IR से हैं। मतलब पॉलिटी से 9 क्वेश्चन, बाकी से आपके 11 क्वेश्चन। तो इसीलिए बाकी सेक्शन जिस पे आप थोड़ा एफर्ट मारोगे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएगा, उसको ज़रूर फोकस करो। पॉलिटी को फोकस करो, डेफिनेटली करना ही है, पॉलिटी के बिना GS2 अधूरा है। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं, ये डिस्कशन वीडियोस हैं, आपको गाइडेंस सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। एंड जो ये MSGP एंड MAB की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस दिख जाएंगे। GS1 का एनालिसिस यहाँ डाल दिया मैंने, एंड पिछले साल के एनालिसिस भी आप देखना इसी प्लेलिस्ट में यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये GS1 के लिए है, देन GS2 के लिए, देन GS3 के लिए, देन GS4 के लिए सारे पड़े हुए हैं, तो ये आपको ज़रूर देखने चाहिए। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं GS3 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में, जो कि और सिंपल है, उसमें भी ऑलमोस्ट सब प्रीवियस ईयर से ही आया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।